हेलो एवरीवन। आज हम फर्मेंटेटिव डाइजेशन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि रूमिनेंट्स के अंदर किस तरीके से फर्मेंटेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल वोलेटाइल फैटी एसिड्स ये किस तरीके से बनते हैं और रूमिनल बैक्टीरिया जो है उनकी क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे सिनारियो में। ह्यूमन की माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि बेनिफिशियल हैं इंटायर रूमिनेंट्स हेल्थ, ओवरऑल रूमिनेंट की हेल्थ के लिए, और वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं रूमिनेंट्स को न्यूट्रिशन या न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस प्रोवाइड करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, और ये फर्मेंटेशन जो है ये किस तरीके से इफ़ेक्टिवली फोर गट फर्मेंटर्स को, जिसमें रूमिनेंट्स है, और हाइंड गट फर्मेंटर्स जिसमें एक्वाइंस हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्मेंटेशन इज़ मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जो भी प्रोडक्ट्स बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनती हैं, मेटाबॉलिक एक्शन के नतीजे में बनती हैं, वो अल्टीमेटली फोर गट फर्मेंटर्स और हाइंड गट फर्मेंटर्स को न्यूट्रिशनली फेवर करती हैं, उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। अब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट्स हैं, जिस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो इनकी एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होगी जिसके नतीजे में उनके पॉलीमर्स बन जाएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और ये बिल्कुल प्रोसेस जो है सेम इसी तरीके से होता है जिस तरीके से मोनोगैस्ट्रिक्स के अंदर मेमेलियन एंजाइम्स करते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्मेंटेटिव एंड नॉन फर्मेंटेटिव डाइजेशन। तो इसके अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंजाइम्स जो हैं फर्मेंटेटिव डाइजेशन के लिए, दे आर एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय माइक्रोब्स, दे आर माइक्रोबियल इन ओरिजिन, पहली चीज़। सेकंड, हमारे पास ये चीज़ के रेट ऑफ फर्मेंटेशन जो है वो बहुत स्लो होता है कंपेयर टू नॉन फर्मेंटेटिव प्रोसेसेस। नॉन फर्मेंटेटिव प्रोसेसेस में हमारे पास जितनी भी ग्लैंडुलर स्क्रीशन है, फॉर एग्जांपल एक्सोक्राइन पेंक्रियाज की स्क्रीशन है, स्टमक के ग्लैंड्स जो स्क्रीशंस दे रहे हैं, उसके अलावा सलाइवा जो है वो सलाइवरी एमाइलेज है फॉर एग्जांपल। तो ये जितने भी एंजाइम्स हैं जो कि ग्लैंडुलर ओरिजिन के हैं और मेमेलियन सिस्टम इनको प्रोवाइड करता है, वो निस्बतन फास्ट होते हैं कंपेयर टू फर्मेंटेटिव डाइजेशन। और ये इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोब्स के एंजाइम्स हैं, दे आर मच स्लोअर एज कंपेयर टू द enzymes that are present in mammals that are provided by different accessory organs or the gastrointestinal tract of the mammals. फिर हमारे पास extent of alteration is much greater in fermentative digestion, यानी जो fermentative digestion है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट्स को मनूवर करती है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जो और वो जो उसके स्मॉलर पीसीज हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं कंपेयर टू मेमेलियन एंजाइम्स। तो एक्सटेंट ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट्स इज़ मच greater, more efficient for the enzymes that are provided by the microbes in the fermentative digestion compared to glandular digestion, compared to digestion that is done by the enzymes that were provided by the mammalian system, mammalian gastrointestinal tract. अगर अब आप देखो तो हमने अभी पिछली स्लाइड के अंदर ये चीज़ डिटरमिन की है कि फर्मेंटेशन जो है वो मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के नतीजे में, वो बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर जगह पे उन एनिमल्स के अंदर अच्छे तरीके से थ्राइव करने चाहिए, मल्टीप्लाई करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन के अंदर या रूमिनेंट्स के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ हाइंड गट फर्मेंटर्स जिस तरह के क्वाइंस है, वहाँ पे एक ऐसी इन्वायरमेंट हो जहाँ पे माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है थ्राइव कर सके, ग्रो कर सके, उसका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो। उसका मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा तो तभी वो फर्मेंटेशन करेगा ना, और फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट्स बनाएगा ना। तो साइट ऑफ फर्मेंटेशन जो है दैट मस्ट बी कंड्यूसिव फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ।
जितनी अच्छी फर्मेंटेशन होगी उतनी ही बेहतर, जितनी अच्छी माइक्रोबियल ग्रोथ होगी उतनी ही अच्छी फर्मेंटेशन होगी और उतने ही अच्छे फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट्स बनेंगे। हमारे पास फर्मेंटेटिव डाइजेशन जो है वो स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स में होती है दैट आर पोजीशनड आइदर बिफोर और आफ्टर द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप देखो तो हमारे पास 4 स्टमक्स हैं जो कि बहुत हाईली डेवलप्ड हैं रूमिनेंट्स के अंदर और कैमल्स के अंदर। और अगर आप उनका साइज़ देखोगे और डेवलपमेंट देखोगे 4 स्टमक फर्मेंटेशन कंपार्टमेंट्स की, तो इट इज़ वेरी ग्रेट कंपेयर टू मोनोगैस्ट्रिक्स या कंपेयर टू उन स्पीशीज़ के जिस तरह के फॉर एग्जांपल सादा मोनोगैस्ट्रिक्स हैं, और उन स्पीशीज़ फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास हाइंड कट फर्मेंटर्स हैं। दूसरा अगर आप देखो दूसरी जो क्लास है उसके अंदर फर्मेंटेटिव कंपार्टमेंट्स जो हैं दे आर पोजीशन डिस्टल टू स्मॉल इंटेस्टाइन, for example cecum and colon, and these are often collectively called as hindgut fermenters. Or as with forestomach, great anatomical differences exist in hindgut of various species. तो वो स्पीशीज़ डिफरेंस को अगर हम साइड पे रखें, हम सिर्फ ये सोचें कि हमारे पास फोर स्टमक के अंदर फर्मेंटेशन हो सकती है और हाइंड गट फर्मेंटर्स हैं जिस तरह के हॉर्सेस हैं, तो असेंशली फर्मेंटेटिव एक्टिविटी इन दोनों कैटेगरीज के अंदर तकरीबन सेम हो रही होगी। किसी के अंदर ज़्यादा वोलाटाइल फैटी एसिड बन रहे होंगे, किसी के अंदर कम बेहतर तरीके से बन रहे होंगे, बट असेंशली जो फर्मेंटेशन की नौयत है वो सेम होगी और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे वो सेम होंगे। वो मोस्टली वोलाटाइल फैटी एसिड्स ही बनाएंगे और इसके अलावा किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो आगे हम देखते हैं। फोर स्टमक्स एंड हाइड गट यानी जो रूमिनेंट्स हैं और जो इक्वाइंस हैं, फोर स्टमक एंड हाइंड गट collectively can support fermentative digestion because of their pH, moisture, ionic strength and oxidation reduction conditions। तो इन conditions को भी देखते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। अब साइट से हट के कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि फोर स्टमक और हाइंड गट्स के अंदर फेवरेबल हैं फॉर फर्मेंटेटिव डाइजेशन। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ग्रोथ फॉर माइक्रोब्स के लिए पीएच है। पीएच बेहतर होगी, विद इन रेंज होगी, तो सर्टन क्लास ऑफ माइक्रोब्स जो हैं वो थ्राइव करेंगे और वो हमें फर्मेंटेटिव डाइजेशन करके देंगे, फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट्स बना के देंगे। फिर हमारे पास मॉइस्चर है, आयोनिक स्ट्रेंथ है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। दीज कंडीशंस शुड बी मेंटेन्ड इन अ रेंज कंपैटिबल फॉर ग्रोथ ऑफ suitable microbes। suitable microbes वो microbes हैं which are beneficial for the animals, for the ruminants and the equines, for the four stomach animals और for the hind gut fermenters, उनके लिए बेहतर हो। ये नहीं होगा कि कोई पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो हैं वो वहाँ पे थ्राइव करना शुरू कर दें, वो तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है उस एनिमल के लिए और वो डिजीज़ की तरफ लेके जा सकती है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे कंसिडर करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखो फ्लो ऑफ इंजेस्टा थ्रू दीज एरियाज इज़ comparatively slow and therefore microbes have time to maintain their population size। The importance of these factors can be illustrated through comparison of four stomach and colon to the stomach and small intestine। यानी आप इनको कंपेयर करो सादा स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो आपको इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा, इन कंडीशंस की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा। अगर आप देखो तो स्टमक के अंदर बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स जो हैं, बैक्टीरियल नंबर्स जो हैं वो निस्बतन कम होते हैं बिकॉज ऑफ द एसिडिक पीएच, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल नंबर्स आर केप्ट इन चेक बिकॉज ऑफ कांस्टेंट फ्लशिंग एक्शन ऑफ द इंजेस्टा एंड स्क्रीशंस। तो इस उनके कंट्रास्ट में पीएच इन द फोर स्टमक एंड लार्ज कॉलन इज़ क्लोज टू न्यूट्रल एंड द फ्लो रेट इज़ कंपैरेटिवली स्लो। तो इसके नतीजे में वहाँ पे जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन हैं उनको टाइम मिलता है अपने मेटाबॉलिक एक्शंस करने का और ज़्यादा से ज़्यादा फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने का। इन जनरल फर्मेंटेटिव पैटर्न्स जो हैं हाइंड गट फर्मेंटर्स में वो तकरीबन फोर स्टमक एनिमल्स के जैसे ही हैं।
बट फोर स्टमिक फर्मेंटेशन जो है स्पेशली दैट ऑफ द रूमेन अपीयर्स टू बी बेटर स्टडीड, ज़्यादा उसके अंदर आपको लिटरेचर मिलेगा, ज़्यादा मवाद है उसके ऊपर अवेलेबल। तो हम ज़्यादा रूमिनेंट डाइजेशन को अब आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कमेंट करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, मैं कुछ ना कुछ ब्रीफ आपको पॉइंट्स देता जाऊंगा हाइंड गट फर्मेंटेशन पे। डाइजेशन इन इक्वाइन सीकम एंड कॉलोन जो है उसको हम लास्ट में जाके थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। जो माइक्रोबियल इकोसिस्टम है फर्मेंटेटिव डाइजेशन के लिए, इसके अंदर हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। नंबर वन बैक्टीरिया, फिर हमारे पास फंजाई, और फिर हमारे पास प्रोटोजोआ। सो दीज थ्री माइक्रोब्स आर असेंशियल फॉर fermentative digestion. These three play a major role in fermentative digestion in four stomach animals as well as hind gut fermenters. आगे हम इन तीनों की बारी बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एक डायग्राम है जो कि आपको एक आइडिया दे रही है वेरियस bacterial species that are present in the rumen, and it is categorization based on types of substrates that will be fermented. तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बैक्टीरिया का नाम याद होना चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट्स जो हैं दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द रूमिनेंट्स, ताकि ये बैक्टीरिया अपना काम कर सकें। और ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक एक्शन होगा तो उसके नतीजे में आपको ज़्यादा बेहतर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स मिलेंगी, और वो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स आगे चल के एनिमल्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू को एनहांस करेंगी, एनिमल्स की हेल्थ को कंट्रीब्यूट करेंगी। तो सबसे पहले मेजर सेलुलिटिक बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। फिर हमारे पास हेमी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हेमी सेलुलोलिटिक बैक्टीरिया हैं। फिर पेक्टिन्स को डाइजेस्ट करने के लिए पेक्टिनोलिटिक बैक्टीरिया हैं। एमाइलोलिटिक बैक्टीरिया हैं। यूरियोलिटिक बैक्टीरिया हैं जो कि यूरिया वगैरह के ब्लॉक्स अगर आपको पता हो कि देते हैं रूमिनेंट्स को, तो ये यूरियोलिटिक बैक्टीरिया हैं, वो मौजूद हैं। फिर हमारे पास कुछ मीथेन प्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ हैं, और ये भी एक ये ज़हन में रखना कि ये एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी है एनिमल्स के अंदर। फिर शुगर यूटिलाइजिंग स्पीशीज़ हैं, एसिड यूटिलाइजिंग स्पीशीज़ हैं, प्रोटियोलिटिक स्पीशीज़ हैं, अमोनिया प्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ हैं, और लिपिड यूटिलाइजिंग स्पीशीज़ हैं। तो ये डिफरेंट सबस्ट्रेट्स जो हैं, आपको अगर मैं आइडिया दूं तो ये सबस्ट्रेट्स जो हैं ये रूमिनेंट्स की जो फीड है उसका हिस्सा होने चाहिए। वो होंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर तौर पे जो रूमिनेंट्स हैं उनको ये बैक्टीरियल स्पीशीज़ जो हैं ये अपने सबस्ट्रेट्स को यूटिलाइज़ करेंगी और एनिमल को अच्छी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर सकेंगी, एनिमल को बेहतर तौर पे सपोर्ट कर सकेंगी न्यूट्रिटिवली। अब अगर आप देखो तो द बैक्टीरियल पॉपुलेशंस एसोसिएटेड विद फर्मेंटेटिव डाइजेशन जो हैं ये बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, जिसमें आपके पास तकरीबन 28 फंक्शनली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ जो हैं वो रूमेन के अंदर मौजूद होती हैं। और ये पिछली स्लाइड के अंदर वही स्पीशीज़ जो हैं उनको एनलिस्ट भी किया गया था। ऑब्वियसली ये स्पीशीज़ जो हैं ये कैटेगराइज्ड की गई हैं विद देयर प्रेफर्ड सबस्ट्रेट्स, और ये सबस्ट्रेट्स एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो प्रोवाइड करें ताकि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन के अंदर थ्राइव करवाई जा सके, ज़्यादा उसको ग्रो करवाया जा सके, और साथ ही साथ न्यूट्रिटिवली एनिमल को सपोर्ट किया जा सके। अब अगर आप देखोगे तो बैक्टीरियल नंबर्स जो हैं फोर स्टमक और हाइंड गट के अंदर दे नॉर्मली रेंज फ्रॉम 10⁻10 टू 10⁻11 सेल्स पर ग्राम ऑफ इंजेस्टा, यानी आपके पास 10⁻10 से लेकर 10⁻11 सेल्स जो हैं दे पर ग्राम ऑफ इंजेस्टा ये मौजूद होंगे। इतने बैक्टीरियल नंबर्स मौजूद होंगे पर ग्राम ऑफ इंजेस्टा के अंदर। और ये अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल के अंदर आप इसको क्वांटिफाई भी कर सकते हो न्यू बार चेम्बर के अंदर रख के। फिर मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स,
that cannot survive in the presence of oxygen, although facultative organisms are also present, but mostly आपको यहाँ पे एनारोबिक पॉपुलेशन मिलेगी जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में थ्राइव नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अलावा हमारे पास फंजाई भी मौजूद होते हैं फोर गट और हाइंड गट फर्मेंटेशन में। तो फंजाई का क्या काम है? हमारे पास जो रीसेंट एविडेंस आया है, रीसेंट रिसर्च जो है वो सपोर्ट करती है इस हाइपोथेसिस को कि फंजाई जो हैं दे प्ले एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ सेल वॉल्स। और सेल वॉल प्लांट्स के अंदर होती है, तो जितने भी हमारे पास हम जो प्लांट एनिमल को देते हैं, रूमिनेंट्स को देते हैं या इक्वाइंस को देते हैं, उनकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए फंजाई जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड हमारे पास हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है वो किस तरीके से फोर गट और हाइंड गट फर्मेंटेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं? देयर इज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्रोटोजोआ इन द र्यूमन एज वेल एज इन द सीकम एंड कॉलोन। और प्रोटोजोअल नंबर्स जो हैं दे एवरेज अबाउट 10⁵ टू 10⁵ सेल्स पर ग्राम ऑफ र्यूमिनल कॉन्टेंट्स। अगर आप देखोगे तो दिस नंबर इज़ वेरी स्मॉलर दैन कंपेयर टू दैट ऑफ बैक्टीरिया। बट अगर आप देखो तो प्रोटोजोआ के जो साइज़ है, जो इंडिविजुअल प्रोटोजोआ का साइज़ होता है वो बैक्टीरिया से लार्ज होता है, जिसकी वजह से उसका जो प्रोटोजोअल मास है, ओवरऑल मास है ह्यूमन के अंदर, वो तकरीबन बैक्टीरियल सेल मास के बराबर होता है अंडर मोस्ट डाइटरी कंडीशंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे पास जो प्रोटोजोअल नंबर है वो 10⁵ से 10⁶ सेल्स है पर ग्राम ऑफ रूमिनल कॉन्टेंट्स। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये नंबर दिस इज़ लेस कंपेयर टू बैक्टीरिया जो कि 10⁻10 से 10⁻11 था। बट चूँकि इंडिविजुअल प्रोटोजोआ का साइज़ लार्ज होता है, तो अगर आप इसके जो साइज़ के हवाले से इसका मास निकालो, यानी इस पूरी पॉपुलेशन का हम मास निकालें और वो देखें कि वो ह्यूमन के अंदर कितना है, तो वो तकरीबन बैक्टीरिया के सेल मास के बराबर ही होगा। मिसाल देता हूँ मैं क्रूड सी एक, कि अगर बैक्टीरिया जो है वो उसका वज़न 100 ग्राम्स है और जो प्रोटोजो है उसका वज़न 200 ग्राम्स है, तो ये आधा भी हो तो ये बराबर होगा बैक्टीरियल सेल मास के। उसके अलावा हमारे पास मोस्ट ऑफ द ह्यूमनल प्रोटोजोआ आर सिलिएटेड एंड दे बिलोंग टू द जीनस आइसोट्राइका और एंटोडिनिलियम। ये दो हमारे पास प्रोटोजोआ जो हैं वो मौजूद हैं। ये इनके सिलिया मौजूद होता है, एक को आप आइसोट्राइका या एंटोडीनियम कहते हैं। ऑल दो फ्लैजिलेट स्पीशीज़ भी आपको यहाँ पे मिलेंगी जो कि मोस्टली यंग रूमिनेंट्स के अंदर मौजूद होती हैं। जिस तरह बैक्टीरिया के लिए मैंने आपको कहा था द प्रोटोजोअल पॉपुलेशंस इन द ह्यूमन आर एनारोबिक, दे आर एनारोब्स strictly. Now the question is that what is the function of these protozoa? अगर आप देखोगे तो डाइजेस्टिव एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया इट इज़ समवट सिमिलर। आइदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द फर्मेंटेशन फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन। आपको ज़्यादा प्रोटोजोआ की फर्मेंटेशन एक्टिविटी के मुतालिक जो है वो लिटरेचर नहीं मिलेगा, बट अगर आप देखोगे तो प्रोटोजोआ जो है दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग इन चेक दी नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया। दे इंजेस्ट लार्ज नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड होल्ड र्यूमिनल बैक्टीरियल नंबर्स इन चेक। एक उसको कांस्टेंट रखने का काम करते हैं बाय इंजेस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। और अगर आप देखोगे तो नन ऑफ दीज एक्शंस ऑफ प्रोटोजोआ अपीयर्स असेंशियल टू रूमिनल फंक्शंस, क्योंकि रूमिनेंट्स जो हैं दे कैन सर्वाइव विदाउट दी प्रोटोजोआ। इसीलिए जो टोटल इकोलॉजिकल पिक्चर के अंदर
या रूमिनल एनवायरनमेंट के अंदर प्रोटोजोआ का जो फंक्शन है वो अभी अनसर्टन है, बिकॉज आपको यहाँ पे लिटल डाटा मिलेगा उसकी फर्मेंटेटिव एबिलिटी के हवाले से। तो अभी तक तो यही हमारे पास है कि दे कीप इन चेक द नंबर ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशंस। साथ ही साथ दे हैव द एबिलिटी टू स्लो डाउन द डाइजेशन ऑफ रैपिडली फर्मेंटेबल सबस्ट्रेट्स लाइक स्टार्च। और वो किस तरह? बाय इंजेस्टिंग दी स्टार्च एंड स्टोरिंग दैम इन देयर बॉडीज़ एंड प्रोटेक्टिंग दैम फ्रॉम बैक्टीरियल एक्शन। तो ये रेट ऑफ फर्मेंटेशन को और ज़्यादा स्लो करने का काम करते हैं। Starch and protein remain engulfed until digested by the protozoa or until the protozoa die and are swept from the rumen into the lower digestive tract. तो इस तरीके से प्रोटोजोआ may have the effect of delaying or prolonging the digestion of these substrates. साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखना, स्पेशली इन द केस ऑफ स्टार्च, द प्रोटोजोअल इफेक्ट मे बी बेनिफिशियल टू द होस्ट थ्रू मॉड्यूलेशन और डिले ऑफ डाइजेशन ऑफ दिस रैपिडली फर्मेंटेबल सबस्ट्रेट। अब हमारे पास जो 3 डिफरेंट स्पीशीज़ थी, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ, इनकी कॉपरेशन और इनका इंटरप्ले बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इनकी कॉपरेशन जो है इट कैन गिव राइज टू अ कम्प्लेक्स इकोसिस्टम इन द फोर स्टमक एंड द हाइंड गट। अगर अब आप देखो तो डाइजेस्टिव प्रोसेस इन द रूमेन और कॉलोन जो है इट रिक्वायर्स इंटरप्ले अमंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। The ecosystem of fermentative digestion is extremely complex, with the waste products of one microbial species that will act as a substrate for another. और अगर मैं इसकी मिसाल दूँ आपको, हमारे पास 2 स्पीशीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रूमिनोकोकस एल्बस और बैक्टीरियोइड्स रूमिनोकोला। तो ये दोनों जो है सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं। जो रूमिनोकोकस एल्बस है ये डाइजेस्ट कर सकता है सेलुलोज को, देयरफॉर इट इज़ सेलुलोलिटिक, लेकिन ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जो बैक्टीरियोइड्स रूमिनोकोला है इट कैन ऑन द अदर हैंड डाइजेस्ट प्रोटीन्स बट इट कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो अब हमारे पास ये देखो आपके इन दोनों माइक्रोब्स को अगर हम इकट्ठा ग्रो करें और एनवायरनमेंट दें, सूटेबल एनवायरनमेंट दें, तो क्या होगा? Cellulose digestion by ruminocoids albus will provide hexoses for the energy needed by bacteroids ruminocola, and simultaneously protein digestion by bacteroids ruminocola will provide ammonia and branch chain fatty acids that is required for the growth of ruminococcus albus। तो ये एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। जहाँ पे हमारे पास जो रूमिनोकोकस एल्बस है इट कैन प्रोवाइड हेक्सोजेस फॉर एनर्जी नीडेड बाय बैक्टीरियोइड्स रूमिनोकोला, और बैक्टीरियोइड्स रूमिनोकोला जो है इट विल प्रोवाइड अमोनिया एंड ब्रांच चेन फैटी एसिड्स टू रूमिनोकोकस एल्बस। तो ये एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। इन एडिशन टू सबस्ट्रेट नीड्स, जो कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया, जहाँ पे रूमिनोकोकस एल्बस और बैक्टीरियोइड्स रूमिनोकोला एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे थे। रूमिनोकोकस एल्बस जो है वो बैक्टीरियोइड्स रूमिनोकोला को हेक्सोजेस प्रोवाइड कर रहा था, और बैक्टीरियोइड्स रूमिनोकोला जो है वो रूमिनोकोकस एल्बस को अमोनिया और ब्रांच चेन फैटी एसिड्स प्रोवाइड कर रहा था। तो ये तो सबस्ट्रेट नीड्स थी ना दोनों की। बट इसके अलावा हमारे पास सेवरल ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं दैट आर सप्लाइड सिनर्जिस्टिकली विद इन द रूमिनल इकोसिस्टम। इसकी बड़ी कॉमन मिसाल है बी वाइटामिन्स। बी वाइटामिन्स जो हैं दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ सेवरल रूमिनल माइक्रोब्स। और अगर अब आप देखो तो दिस बी विटामिन्स जो हैं दे आर generally not necessary in ruminant diets। अब क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास जो है बी वाइटामिन्स जो हैं दे
are required for growth of several ruminal microbes, but they are generally not provided in the ruminant diets. The synergistic effect of B vitamins results from cross feeding between different species of the microbes that produce various B vitamins. और कुछ ऐसे होंगे जो बना रहे होंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे होंगे जिनको वो चाहिए होगा, तो दोनों के दरमियान क्रॉस फीडिंग चल रही होगी। बी विटामिन सिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया भी रूमिनल माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होंगे या हाइंड गट एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होंगे, और साथ ही साथ वो भी बैक्टीरिया मौजूद होंगे जो बना नहीं सकते बट दे रिक्वायर विटामिन बी फॉर देयर ओन ग्रोथ। तो इन दोनों के आपस में भी ताउन चलता रहेगा, और ये इस सिचुएशन में विटामिन बी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर है फॉर इफेक्टिव बैक्टीरियल ग्रोथ। अब जिस तरह हमने मेमेलियन डाइजेशन या जो एंजाइम्स या जो ग्लैंडुलर डाइजेशन थी, जो एंजाइम्स आते थे ग्लैंड्स के ज़रिए, स्लाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स, वहाँ से आते थे और वो जिस तरीके से डाइजेस्ट करते थे उसमें आप कुछ सबस्ट्रेट होता था ना जिसको वो हाइड्रोलिटिक डाइजेशन से यूटिलाइज करते थे, उसकी हाइड्रोलिटिक डाइजेशन करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर कौन से सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं, और ये याद रखना है कि अब हम किसी पर्टिकुलर बैक्टीरियल पॉपुलेशन को टारगेट नहीं करेंगे। जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया, हम रूमिनल फर्मेंटेशन को होलिस्टिकली एज वन प्रोसेस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, यानी ओवरऑल जो है रूमिन के अंदर या सीकम और कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो ओवरऑल फर्मेंटेटिव एक्टिविटी है वो किस तरीके से हो रही है। हम किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीशीज़ को टारगेट कर भी नहीं सकते क्योंकि वो आपको आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ही मिलेगा। 28 स्पीशीज़ हैं, इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, तो हम ओवरऑल होलिस्टिकली रूमिनल फर्मेंटेशन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो है फॉरेजेस या फॉलिएज ऑफ प्लांट्स। दे आर बोथ मेजर फीडस्टफ्स ऑफ लार्ज हर्बीवोर्स। ये एक मेजर चंक प्रोवाइड करते हैं डाइट का ऑफ द लार्ज हर्बीवोर्स एंड आर इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट फॉर फर्मेंटेटिव एक्टिविटी, पहला एस्पेक्ट। फिर आपने ये भी देखना है कि फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ प्लांट्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्मेंटेटिव डाइजेशन ऑफ फॉरेजेस, बिकॉज इन प्लांट्स की फ़िज़िकल और केमिकल नेचर है, जो भी उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी साख्त है, वो इम्पॉर्टेंट है और वो आपको आइडिया देगी कि फर्मेंटेटिव डाइजेशन किस तरीके से होती है फॉरेजेस की। एट अ सेलुलर लेवल अगर आप देखोगे तो देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो क्या है? सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर आपको एक सेल वॉल मिलेगी और दिस सेल वॉल इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ वेरियस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं जिसके अंदर लीव्स है, स्टेम्स है, दे कंटेन ए लार्ज पोर्शन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, और यही सेल वॉल जो है इसकी डाइजेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। दिस मटेरियल गिव्स द प्लांट्स देयर रिजिड फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम वेदर एंड अदर एलिमेंट्स ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, और सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स कैन बी रफली कंपेयर टू द कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। तो आप इसकी डाइजेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं सेल वॉल ऑफ प्लांट्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो लॉन्ग फाइबर लाइक मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ सेलुलोज, दे गिव स्ट्रेंथ, जिस तरह कोलेजन स्ट्रेंथ देता है एनिमल्स के अंदर, दे गिव स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, वेयर एज हेमी सेलुलोज या पेक्टिन या लिग्निन है, दे सीमेंट दी सेलुलोज टुगेदर। जिस तरह के हाइलुरोनिक एसिड जो है या कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो है वो एनिमल कनेक्टिव टिश्यू को प्रोवाइड करता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ लिग्निन जो है, ऑल दी सेल वॉल मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने यहाँ पे याद रखनी है। ये जो लॉन्ग फाइबर लाइक मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ सेलुलोज इन दी सेल वॉल, दे गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट दैट इज सिमिलर टू कोलेजन। हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स और लिग्निन्स जो है दे सीमेंट सेलुलोज इन प्लांट्स सिमिलर टू कॉन्ड्राइटिन सल्फेट एंड हाइलुरोनिक एसिड इन एनिमल कनेक्टिव टिश्यू, और विद द एक्सेप्शन ऑफ लिग्निन ऑल सेल वॉल मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स।
जो हमारे पास सेलुलोज है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नॉन ब्रांचिंग चेन्स ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स दैट आर जॉइंड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। और ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस जो हैं ये कंट्रास्टिंग फीचर है जिस कंपेयर टू स्टार्च, जहाँ पे आपको अल्फ़ा 1,4 लिंकेज मिलती है, तो यहाँ पे आपको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगी। और सेकेंडली हमारे पास ये जो पेक्टिन और हेमीसेलुलोज है, दे आर केमिकली मोर हेट्रोजिनस देन सेलुलोज, बीइंग compared being composed of various proportion of several sugars and sugar acids। और अगर आप देखोगे तो none of the cell wall materials is subject to hydrolytic digestion by mammalian glandular digestive enzymes। तो अगर इनकी हाइड्रोलिटिक डाइजेशन नहीं हो सक रही, क्योंकि अगर आपको याद हो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक डाइजेशन हो रही थी ना, बट इसके अंदर तो लिंकेज ही बीटा 1,4 है, तो इसकी हाइड्रोलिटिक डाइजेशन किस तरह होगी, और हेमीसेलुलोज और पैक्टिन्स जो है उनकी किस तरीके से होगी डाइजेशन, बिकॉज ये पैक्टिन्स और हेमोसेलुलोज हैं, दे आर आल्सो केमिकली मोर हेट्रोजेनस दैन सेलुलोज एंड आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस पोर्शंस ऑफ शुगर एंड शुगर एसिड्स। तो इनकी डाइजेशन के लिए हमारे पास माइक्रोबियल एंजाइम्स मौजूद हैं जिनको कलेक्टिवली कहते हैं सेलुलेज। ये माइक्रोबियल ओरिजिन के एंजाइम्स हैं, ये याद रखना। जो भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, वो सेलुलेज बनाते हैं, और वो इस प्लांट के अंदर मौजूद जो सेलुलोज है या पेक्टिन्स और हेमोसेलुलोज है, इनकी इन लिंकेज को, बीटा 1,4 लिंकेज को हाइड्रोलिटिकली डाइजेस्ट करने का, क्लीव करने का, हाइड्रोलिटिक एक्शन करने का काम कर सकते हैं। सो दीज सेलुलोज, पेक्टिन्स और hemicellulose are subject to the hydrolytic action of a complex of microbial enzymes that are collectively called as cellulase। अब हमारे पास ये जो एंजाइम सिस्टम है जिसको हम सेलुलेज कह रहे हैं, दे रिलीज मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। बट ये याद रखना कि ये मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स दैट आर सिक्रीटेड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ सेल वॉल्स। These released saccharides are not directly available for absorption by the animal. They are not directly absorbed by the animal, but they are further metabolized by the microbes। और फिर हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। यानी ये जो मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ये फ़ौरन ही ह्यूमन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाएंगी, रादर दे विल बी फर्दर they will be subject to further metabolism by the ruminal microbes। उसके बाद हमारे पास लिग्निन है। लिग्निन इज़ अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ फिनोलिक केमिकल्स एंड इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ मेमेलियन एंजाइम्स और microbial enzymes for that matter। Only a small portion of lignin is digested by either processes। अगर आप देखोगे तो लिग्निन इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली बिकॉज इट इज़ इनडाइजेस्टिबल इटसेल्फ, बट ऑल्सो इट टेंड्स टू इनकेस दी सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या करेगा फिर, अगर ये इन सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट्स को इनकैप्सुलेट कर रहा है, इनकेस कर रहा है, तो ये रिड्यूस कर रहा है डाइजेस्टिबिलिटी को और उनको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द एक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेलुलेज। तो लिग्निन कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट्स जो है इट इंक्रीजेज विद एज एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये है कि यंग कूल सीजन प्लांट्स आर मोर डाइजेस्टेबल दैन मेच्योर प्लांट्स ग्रोन इन हॉट वेदर। और ये हमारे लिए, हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो लिग्निन की कंसंट्रेशन है वो वक्त के साथ साथ प्लांट्स के अंदर इंक्रीज़ करती है और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यंग कूल सीजन प्लांट्स हैं वो ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं मेच्योर प्लांट्स से, और वो प्लांट्स जो कि हॉट वेदर के अंदर ग्रो किए गए हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि समझने वाला है वो ये है कि न्यूट्रिएंट्स अदर देन सेल वॉल्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू फर्मेंटेटिव डाइजेशन। इसका मतलब ये है कि फर्मेंटेटिव डाइजेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल मटेरियल जो है वो तो हम हर्बीवोर डाइजेशन के अंदर डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सारी की सारी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो
एज अ सबस्ट्रेट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ माइक्रोब्स की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। यानी असेंशली अगर आप जानवर को कोई हाई क्वालिटी प्रोटीन दे रहे हो या कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो जो कि मैमल्स के अंदर भी इफ़ेक्टिव है, तो वो इन माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी पूरा कर सकता है। तो देयरफॉर ऑलमोस्ट ऑल डाइटरी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट आर पोटेंशियली subject to fermentative digestion. All the dietary protein and carbohydrate is potentially subject to fermentative digestion. इसका क्या मतलब हुआ? What can this consequence lead to? It is important for ruminants because in which food is exposed to fermentative digestion in the forestomach before its arrival at sites of glandular digestion. अगर आप देखोगे तो this temporal arrangement leads to fermentative digestion of many nutrients before or otherwise that would otherwise would have been available to the animal through glandular digestion. तो हमारे पास क्या होगा? जो fermentative digestion है फोर स्टमक्स के अंदर, it provides the efficient use of plant cell walls and can potentially lead to inefficient use of other nutrients because of microbial alteration. यानी अगर आप जानवर को कोई अच्छी प्रोटीन दे रहे हो तो उस प्रोटीन जो मोनोगैस्ट्रिक्स के अंदर भी है वो आप दे रहे हो उसको, तो माइक्रोब्स ने उसको यूज़ किया तो वो तो इनएफिशिएंट प्रोसेस हो गया ना आपका। तो आपने जब एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर देखना है, आपने जानवर की न्यूट्रिशन को बैलेंस आउट करना है, तो आपने ये देखना है कि वो इफ़ेक्टिवली आप उसको वो चीज़ दो जो फर्मेंट हो के आगे जाके उसको न्यूट्रिटिवली सपोर्ट कर सके। ये ना हो कि आप इसको गुड क्वालिटी प्रोटीन दे रहे हो और वो प्रोटीन जो है वो माइक्रोबियल ऑल्ट्रेशन की वजह से इनएफिशिएंट होती जा रही हैं। हमारा तो पर्पज़ ये होना चाहिए कि एनिमल को ऐसी न्यूट्रिशन दी जाए जो कि फर्मेंटेशन के नतीजे में ज़्यादा न्यूट्रिटिवली उसको बैलेंस आउट कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हर्बीवोर्स को अगर आप मीट दोगे, एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो है वो आगे जाके माइक्रोब्स ने ही उसको यूज़ करना है, तो वो तो कोई फ़ायदा ना हुआ। इसकी निस्बत आप रूमिनेंट्स को यूरिया दो, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्सेज दो या प्लांट सेल वॉल्स दो, वो फर्मेंटेटिव डाइजेशन होगी, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। उस फर्मेंटेशन के बाद उसकी ग्लैंडुलर डाइजेशन होगी और फिर आगे जाके एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो ये एक ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है। लेकिन अगर आप उसका उल्ट कर रहे हो, आप उसको बहुत अच्छी प्रोटीन दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ मीट या कोई और मिल्क दे रहे हो, उसको मुसलसल मिल्क दे रहे हो, तो क्या होगा? वो मिल्क जो है वो पहले माइक्रोब्स यूज़ करेंगे क्योंकि ह्यूमन पहले आता है ना, और वो अगर माइक्रोब्स उसको यूज़ करेंगे उस मिल्क की प्रोटीन्स को से फॉर एग्जांपल ऑल्टर करेंगे, वो इनफेक्टिव होता जाएगा, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता जाएगा। तो आपने ये चीज़ कंसिडर करनी है बिकॉज माइक्रोब्स जो हैं वो मिल्क या मीट या अच्छी प्रोटीन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास हमने ये टेम्पोरल अरेंजमेंट भी देखना है जिसमें फर्मेंटेटिव डाइजेशन जो है वो पहले होती है। फर्मेंटेटिव डाइजेशन ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स is important and comes before the glandular digestion, and ये याद रखना कि फोर स्टमक fermentative digestion के अंदर which provides for the efficient use of plant cell walls, it can also potentially lead to inefficient use of other nutrients because of microbial alteration. यहाँ पे हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आस्क। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ anaerobic conditions in the rumen can result in metabolic activities that ultimately lead to the production of volatile fatty acids, जिसके अंदर हमारे पास एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।